प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोहर अनमोल आप सभी का जो हमारी ऑनलाइन अधिगम शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसके आज के इस पाठ में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा एनसीईआरटी की जो 10वीं कक्षा की आपदा प्रबंधन की पुस्तक है उसके छठे पाठ के द्वितीय भाग पर हम चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उत्तरदायित्व में भागीदारी, स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, एंड रोल ऑफ लोकल एंड स्टेट बॉडीज, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। इस पाठ के पहले भाग में आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि केंद्र सरकार का दायित्व क्या होता है आपदा प्रबंधन के समय, केंद्र सरकार के कौन कौन से संगठन हैं जो आपदा प्रबंधन में भूमिका जिनकी रहती है, और उसके बाद हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका क्या रहती है, होम गार्ड्स की भूमिका क्या रहती है, केंद्र स्तर पर तकनीकी जो हमारे मंत्रालय जो संगठन है वो कौन कौन से हैं, हमारी कैसे सहायता करते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में, आज के इस पाठ में जो हम चर्चा करेंगे बच्चों, वो राज्य का दायित्व क्या, आपदा प्रबंधन में राज्य का दायित्व क्या है, राज्य सरकार का दायित्व क्या है, जिला आपदा प्रबंधन कमेटी के कार्य क्या हैं, खंड स्तर पर कौन कौन से आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, संगठन होते हैं, और पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन की पंचायत की क्या भूमिका रहती है। और साथ में हम चर्चा करेंगे विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन में आप बच्चों की क्या भूमिका है। बच्चों, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी मैं चर्चा करूँगा। विद्यालय स्तर पर कौन कौन से संगठन होते हैं जिनकी भूमिका रहती है, शिक्षा के में आपदा प्रबंधन को किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है, उसका क्या महत्व है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने और अपनी पेंसिल कॉपी साथ रखें ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि समय आने पर आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला बिंदु जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपदा प्रबंधन में राज्य सरकार का दायित्व या राज्य का दायित्व। बच्चों, मैंने बात की थी आपसे कि आपदा प्रबंधन में मुख्य जो दायित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है, राज्य का होता है। केंद्र सरकार केवल मात्र सहायता करती है। तो राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से जूझने का दायित्व राज्य सरकार का ही है। केंद्र सरकार की भूमिका तो वस्तुएं एवं वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने के रूप में सहायता प्रदान करने की है। राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे हमारे राज्य के अपने मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री हैं, या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति होती है जो राज्य में राहत कार्यों की देखरेख करती है। वो किन की अध्यक्षता में होती है बच्चों? मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, या फिर जो उनके मुख्य सचिव होते हैं उनकी अध्यक्षता में वो समिति कार्य करती है। राहत आयुक्त प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभारी होते हैं। जो पुनर्वास के कार्य होंगे उसके लिए राहत आयुक्त होते हैं। बहुत से राज्यों में राजस्व विभाग के सचिव राहत कार्यों के प्रभारी होते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग बात हो सकती है। राज्यों के पास राज्य राहत संहिता नाम का एक नियम पुस्तक है और राज्य आपात योजना होती है जिसके मार्गदर्शन में राज्य सरकार और राज्य के अधिकारी कार्य करते हैं। और जो केंद्र सरकार का जो कार्य है वो मुख्यतः राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि करना, उनको वृद्धि करके उसके सहायता तंत्र को मजबूत बनाना है। तो बच्चों, मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, राज्य सरकार की है। तो राज्य का दायित्व बहुत है बच्चों। और उसके बाद आता है जिला आपदा प्रबंधन कमेटी। जैसे आपके जिले में जो आपदा प्रबंधन कमेटी है वो बनाई गई होगी, वो किस प्रकार से कार्य करेगी। इस कमेटी में मुख्य रूप से 4 सदस्य या 2 अधिकारी जिनके नाम यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे हमारे जो आपदा प्रबंधन कमेटी है बच्चों, इसमें जो हमने नाम दिया इसको जिला आपदा प्रबंधन कमेटी, उसमें कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो हमारे जिला मजिस्ट्रेट होंगे जो जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन होगा। जिला प्रशासन सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। वास्तव में दिन प्रतिदिन राहत पहुंचाने के कार्य की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, उपायुक्त की होती है।
जिसके पास जिला स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां होती हैं। तो जिला स्तर पर कौन हुए? हमारे मजिस्ट्रेट हुए, हमारे जो जिला अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, उनके नेतृत्व में कार्य होता है। और वो कार्य कौन कौन से करते हैं? जिला स्तर के प्रशासन को जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने में सहायता देना, मजिस्ट्रेट के अधीन वो कार्य करते हैं। राहत कार्यों को सुविधा बनाने के लिए कई विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के होते हैं, और जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। तो प्रशासन को जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने में सहायता देना जिला कमेटी का कार्य होता है। आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण देना, जो आपदा प्रबंधन की टीम के सदस्य होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे अधिकारी जो हैं, जो ट्रेंड जो हमारे आरपी होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और मॉक ड्रिल करवाना, कई बार आपके विद्यालय में भी जिले के अधिकारी आए होंगे, मॉक ड्रिल कराने में आपकी सहायता की होगी, या आपके शिक्षकों को ट्रेंड करते हैं, फिर आपके शिक्षक आपको आकर विद्यालय में आपका जो है आपको प्रशिक्षित करते हैं, उसमें मॉक ड्रिल आपको कराते हैं, आपके विद्यालय में अवश्य हुई होगी। तो ये जिला जो हमारी आपदा कमेटी है उसका कार्य है। जिला स्तर पर जो हमारी कमेटी होती है उसका आपदा प्रबंधन में ये भूमिका होती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपके बीडीओ होते हैं बेटा, जो हमारे खंड विकास अधिकारी जिनको हम कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, तालुका विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए नोडल अधिकारी होते हैं। इनके नेतृत्व में वो ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन कमेटी कार्य करती है। आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नोडल अधिकारी होता है। इस समिति के अन्य सदस्यों में समाज कल्याण विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, जैसे जिला स्तर पर होता है तो जिला स्तर का स्वास्थ्य विभाग होता है, ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई विभाग होता है, पुलिस होती है, अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी होते हैं, युवा संगठन होते हैं, समुदाय आधारित संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं, सुविख्यात जो श्रेष्ठ जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। जो ब्लॉक स्तर पर हमारी कमेटी होगी, आपने समझ लिया कि उसके किसके नेतृत्व में काम करेगी? बीडीओ साहब के नेतृत्व में कार्य करेगी। उनके काम क्या होंगे? ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में ब्लॉक प्रशासन की सहायता करना। और दूसरा कार्य जो हमारी समिति का होगा, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय करना, उनको प्रशिक्षित करना। और फिर वही कार्य है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वही ब्लॉक लेवल पे छोटे स्तर पर होता है। मॉक ड्रिल कराना, नकली अभ्यास करना, आपदा से पहले की तैयारी करना। जैसे आपके विद्यालय में आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल करते हैं कि आग यदि लग जाए तो कैसे, वो तो मॉक ड्रिल पहले की जाती है ताकि उस समय हमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। भूकंप से कैसे बचना है, आपने देखा होगा, आपको बताया गया कि किसी बेंच के नीचे आपने छिपना है, या फिर सिर के ऊपर आप अपने थैला रख लेना है ताकि सिर को बचाना है। आपने उसको मॉक ड्रिल कहते हैं, मॉक ड्रिल आपने की होगी। तो ये खंड स्तर पर हुआ। उसके बाद अगला जो बिंदु आता है, आपदा प्रबंधन हेतु गांव और पंचायत स्तरीय कमेटी। जो हमारे गांव में जो कमेटी होता है उसका कार्य क्या, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं बच्चों? ग्रामीण स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होगी, अपने प्रधान को तो आप जानते ही जानते हैं। बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पर आप नहीं किसी को, बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन आप पंचायत के तो जानते हैं। आपका जो सरपंच होगा वो गाँव का मुखिया होता है, उस पंचायत का मुखिया होता है। वह ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। उनका उत्तरदायित्व होता है, उनके जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ उनके वार्ड मेंबर्स हैं, और साथ में गांव के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाई होती है, जो एक स्वयं सेवी संगठन होते हैं। कोई नेहरू युवक मंडल है, कोई महिला मंडल है, कोई और संस्थाएं हैं जो बनाई हुई हैं, जो स्वयं सेवी संगठन हैं। उनकी सहायता से हमारा जो ग्राम पंचायत है, जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है बच्चों, ये इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। उस
सरपंच के नेतृत्व में, प्रधान के नेतृत्व में, वार्ड मेंबर की सहायता से और लोगों की सहायता से, अधिकारियों की, जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उनकी सहायता से, वो जो हमारी ग्रामीण स्तरीय कमेटी है, जो हमारी पंचायत स्तरीय कमेटी है, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। और मैं कहता हूँ कि पंचायत स्तर की कमेटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों के साथ रहते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं, समय समय पर वो लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब जिन बिंदुओं के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और आपके जो विद्यालय में जो आपने संगठन बनाए हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शिक्षा में आपदा प्रबंधन, इस बिंदु के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षा में आपदा प्रबंधन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज पूरा विश्व अनेक प्रकार की आपदाओं से जूझ रहा है, और ऐसे में यदि शिक्षा जो हमारे संस्थान हैं, जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या अन्य संस्थान हैं, उन सब में यदि और विषयों के साथ साथ आपदा प्रबंधन के विषय लगें तो आप बच्चे बहुत लंबे समय तक उन विषयों से लाभ उठाकर, उनको पढ़कर, उनसे कुछ सीखकर, योजना तैयार करके एक लंबे समय तक देश को आपदाओं से बचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों, आपके यहाँ भी एनसीसी का गठन किया गया होगा, एनएसएस होगा। यदि ये संगठन नहीं होंगे तो आपके यहाँ पर स्काउट एंड गाइड होगा, आपके इको क्लब होगा, आपके दूसरे संगठन होंगे जिनमें आप अपनी भूमिका निभा रहे होंगे और आपदा प्रबंधन में सहायता दे रहे होंगे। यदि अभी तक आपने आपदा प्रबंधन समिति में अपने आप को नहीं जोड़ा है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने विद्यालय की उस समिति में अवश्य जुड़ें। तो शिक्षा में जो आपदा प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बधाई देता हूँ मैं राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को, राज्य स्तर के नेताओं को, जिनके प्रयासों से, जिनकी सोच से और शिक्षा विभाग के बड़े उच्च अधिकारियों के प्रयासों से विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और अन्य जो हमारे बड़ी संस्थान हैं उनमें इस विषय को आरंभ किया गया है। यदि कहीं नहीं हुआ है तो भी हमारी सरकार इसको शुरू कर रही है, ताकि हर जगह आपदा प्रबंधन के विषयों से उनको पढ़कर बच्चे लाभ उठाएं। तो ये एक अच्छा प्रयास है, सभी नेता बधाई के पात्र हैं। तो आपके बच्चों, आपके विद्यालय में जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का उद्देश्य क्या है? आपके विद्यालय में एनसीसी का गठन किया गया होगा। यदि नहीं किया है तो आप अपने प्रधानाचार्य से, अपने शिक्षकों से निवेदन करें कि आपके विद्यालय में भी एनसीसी का गठन हो, और वो आगे उच्चाधिकारियों को आवेदन करेंगे ताकि आपके यहाँ पर एनसीसी का गठन हो। तो जो हमारी एनसीसी है बच्चों, इसका जो गठन हुआ था 1948 में, एक राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है उसका गठन किया गया था। इसके जो उद्देश्य हैं एनसीसी के, जो आपसे संबंधित है, इसके उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है युवाओं में चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व के गुण, धर्मनिरपेक्षता, दृष्टिकोण और साहसी कार्यों, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा के गुणों का विकास करना और एक अच्छा नागरिक बनाना। एनसीसी के द्वारा आपके शिक्षक, हमारा जो संगठन है, वो आप में एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं, अच्छे गुणों का समावेश करते हैं, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं, आप में खेल की भावना का प्रयास करते हैं, आपको फिजिकली और मेंटली साउंड बनाने का प्रयास करते हैं। और अगला बिंदु जो इसका उद्देश्य है एनसीसी का, संगठित, प्रशिक्षित एवं सक्रिय युवाओं की एक मानव शक्ति तैयार करना, एक समूह तैयार करना जो संगठित हो, जो ग्रुप में काम करना सीखे, जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो और एक सक्रिय भूमिका अपनी निभा सके। ऐसा नहीं कि बन गए मेंबर, काम कुछ नहीं करना। और तीसरा जो बिंदु है, जीवन के सभी क्षेत्रों, सशस्त्र बलों सहित देश में सब जगह अपना नेतृत्व प्रदान करना और स्वयं को देश सेवा में समर्पित करना। आपने देखा होगा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो हमारे एनसीसी कैडेट हैं वो किस प्रकार से राज्य स्तर के कार्यक्रम में जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ उनको सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे बात करते हैं, हमारे डीसी साहब उनसे बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एनसीसी का जो हमारा उद्देश्य है, इससे हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार करते हैं, जो साहसी कार्य करते हैं, जो संगठन में कार्य करते हैं, जो देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं और जो समर्पित भाव से ओतप्रोत होते हैं।
और उसके बाद जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था एनएसएस के बारे में, जिसको हम राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं। प्यारे बच्चों, एनएसएस भी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर काम करता है। सबसे पहले जो एनएसएस की जो सिफारिश की थी वो प्रथम शिक्षा आयोग 1950 में जो जिसका गठन किया गया था उन्होंने की थी। लेकिन बाद में जब शिक्षा मंत्रालय ने बहुत 20 वर्ष के बाद 1969 सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना पूरे देश में लागू की थी। और इस योजना का राष्ट्र वाक्य आप सुनेंगे, नॉट मी बट यू, अर्थात व्यक्ति विशेष का कल्याण अंततः संपूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। इसके लिए एक नियमावली बनाई गई है। जो हमारे एनएसएस की जो नियम पुस्तिका है उसमें एक निर्देश दिया गया है कि जो हमारे स्वयं सेवक हैं उनको कम से कम 2 वर्ष में 240 घंटे समाज सेवा का कार्य करना है, यानी प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष में 120 घंटे अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्यों में योगदान देना है। तो क्या आप वो समय दे रहे हैं? यदि आपके उतना समय नहीं, वो तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आप समय दें। यदि आप उतना समय नहीं दे रहे हैं तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, सामाजिक कार्यों से जुड़े, आपदा प्रबंधन के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये हमारे एनएसएस का उद्देश्य है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है, अंतिम बिंदु है इस पाठ का, नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य। ये बच्चों हमें पता होना चाहिए हम नागरिक सुरक्षा के हमारे उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये कार्य करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है जीवन की रक्षा करना। आपदा के समय, आपदा के बाद या उससे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरों के जीवन को बचा सकें, उसको बचाने का प्रयास कर सकें। और अगला इसका बिंदु है संपत्ति को होने वाली क्षति को कम करना। भवन निर्माण हमारे कैसे हों, हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़क के किनारे खुदाई कर रहे हैं अंदर को और वहाँ से स्लाइडिंग बढ़ने वाली है, या कहीं पर हम और ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। उस क्षति को हमने कम करना है। और शत्रु के द्वारा कभी आक्रमण हो जाता है, उस आक्रमण के समय जो हमारी औद्योगिक उत्पादन गति है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाना है। देखा होगा आपने कोरोना काल में सारी फैक्ट्री खोल दी गई, ऑफिस खोल दिए गए, किस लिए? क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो रहे थे। तो आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए, क्योंकि जीवन यात्रा चलती रहनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने उन कार्यालयों को, फैक्ट्रीज़ को, बड़े बड़े ऑफिस सबको खोल दिया ताकि उत्पादन जारी रहे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये पाठ रखा, आपकी समझ में आया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी स्वयं वॉलंटियर्स के रूप में आगे आएँ, स्वयं सेवी के रूप में आगे आएँ, एनसीसी से जुड़ें, एनएसएस से जुड़ें, स्काउट एंड गाइड संस्था से जुड़ें, आप इको क्लब से जुड़ें, और जितने भी आपके विद्यालय में, आपके आसपास में नेहरू युवा मंडल है, दूसरे युवा मंडल है, महिला मंडल है, और कोई आपकी स्वयं सेवी संस्थाएं, उनसे आप जुड़ें। लेकिन आप सबसे पहले ये निर्णय कर लें, ये पहले पहचान कर लें कि जो संगठन है ये स्वयं सेवी है कि कहीं देशद्रोही कार्य तो नहीं करता। कई ऐसे संगठन भी बन गए हैं, ऐसे संगठनों से आप दूर रहें। केवल मात्र जो देश हित में कार्य करने वाले हैं, जो मानव हित में कार्य करने वाले हैं, उन संगठनों से आप जुड़ें। ईश्वर आपका मंगल करे, कल्याण करे, आप परीक्षा में पास हों, आप अच्छे नागरिक बने, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।